या स्टूडेंट 2 अप्रैल को जो हमारा मॉक टेस्ट था शाहीन का, तो उसका क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 15 से आगे की कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इन सारे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है हमसे, इसका ये कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है हमसे कि ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहीं पे रुकते हैं पहले। एक ये मेटल की बॉल है और इसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 2 kg और ये मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, यानी u जो इसका है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले अपन मीटर पर सेकंड बना लेंगे, तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर कह रहा है कि हैज़ ए हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg, यानी ये कोई दूसरा बॉल है जिसका मास 3 kg है और ये रुका हुआ है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। कह रहा है इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल मूव्स टुगेदर, कह रहा है कि दोनों टकराने के बाद ये दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। साथ साथ चल पड़ने का मतलब है कि इसका टोटल मास हमारा 5 kg हो जाएगा और किसी एक कॉमन वेलोसिटी लेट से v से ये चल पड़ता है। तो हमें कह रहा है द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन क्या होगा? तो हमसे कह रहा है बेसिकली ये परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला है निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो इस वाले पार्टिकल के पास 3 kg के पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, बस 2 kg के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ तो मैं कहूँगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू मास 2 kg इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी, तो 10 का स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, मतलब आ जाएगा कितना हमारा 100 जूल, इतना आ जाएगा। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, और लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है 100 से तो कम ही आएगी। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो ना तो सेकंड सही हो सकता है ना ही फर्स्ट सही हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको बस तुक्का मारना है तो आप थर्ड या फोर्थ में इतने से मार सकते हो, ठीक। लेकिन हम अगर आगे की बात करें कि हमें पता करना है कि एक्चुअल में कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो उसके लिए हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पता करना पड़ेगा, यानी KF पता करना पड़ेगा। और KF हो जाएगा हाफ इंटू, अब चूंकि पूरी बॉडी साथ साथ चल रही है तो पूरे का मास हो गया 5 इंटू हम कहेंगे v का स्क्वायर, बट v अपने को पता नहीं है। तो v पता करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि टकराने से पहले मोमेंटम का सम। तो मोमेंटम टकराने से पहले कितना है, तो 2 इंटू 10 अब प्लस कितना है 3 इंटू 0, ये टकराने से पहले मोमेंटम का सम बराबर टकराने के बाद मोमेंटम का सम। तो टकराने के बाद तो वो सिंगल पार्टिकल बन चुका है 5 kg का, तो 5 इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 20/5 इज इक्वल टू वी, या कह सकते हैं v इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो हमारा KF जो आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16, इससे इसको काटेंगे 8 और 8 5 जो हमारा आ जाएगा कितना 40। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 40 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 100। तो हमारा जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना आया, तो हम कहेंगे 40 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू -60 जूल। -60 जूल, माइनस साइन बता रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा 60 जूल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 को देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक शेप दे रखा है कुछ एल शेप का। कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना वगैरह वगैरह। तो देखिए ये जो लेमिना दिया हुआ है, ये लेमिना कुछ इस तरीके से है, ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, ये है। ध्यान से देखिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 0,0 दिखेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 दिखेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 दिखेगा, इसका 2,2, इसका 2,3 और इसका 0,3, ऐसा। मैं इस पूरे शेप को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ, अच्छा इस पूरे का मास भी दे रखा है कि इस पूरे का मास जो है 4 kg है। अगर मैं इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको यूं डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे ये जो लंबाई मिलेगी 0 से 1, दैट मीन्स ये लंबाई 1 मिलेगी, और ये लंबाई जो मुझे मिलेगा ये लंबाई मुझे 3 मिलेगा, ठीक है ना।
तो इसका मतलब है कि इसका जो एरिया आएगा वो 1 × 3 यानी इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 था और ये पूरा 2 है, तो ये लंबाई मुझे 1 मिलेगी और ये लंबाई भी 1 मिलेगी। तो इसका जो एरिया आएगा वो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया का रेशियो 3:1 है, तो मास का भी रेशियो 3:1 होगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट का मास आएगा 3 kg और इस वाले पार्ट का मास आएगा कितना, 1 kg। ठीक है, पूरा 4 kg मास था तो 3 + 1 हमारा 4 kg हो जाएगा। अब आप देखिए तो आप कहेंगे कि इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा और इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। कहने का मतलब अब इस पूरे सिस्टम को अब आप ये कह सकते हो कि एक 3 kg का मास है जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट बेसिकली इसका हाफ और इसका हाफ लेके आप बता सकते हो, यानी इसका कोऑर्डिनेट आप एक तरह से 0.5, 1.5 कह सकते हो। और एक दूसरा यहाँ कहीं बैठा हुआ है, इसका मास कितना है हमारा 3 kg है, और एक यहाँ कहीं यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इस बीच में होगा, ये सेकंड पार्ट का। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मास है ये तो 1 kg का है और इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ तक 1 है तो ये 1.5 आएगा। तो हम कहेंगे 1.5, वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा इसका कितना, तो ये हमारा 2 है, 2 + 0.5 करेंगे तो हमारा 2.5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर पता करना है तो हमारा जो XCOM आएगा दैट इज इक्वल टू M1x1 मतलब कि 3 × 0.5 प्लस M2x2 मतलब कि 1 × 0.5 1 × 1.5 सॉरी डिवाइडेड बाय M1 + M2 मतलब 4। तो दिस विल भी हो जाएगा 3 × 0.5 करेंगे तो 1.5 + 1.5 3/4 आ जाएगा, और 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.7 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 0.75 आएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो यानी इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0.75 आएगा। तो ऑप्शन या तो सेकंड सही हो सकता है या ऑप्शन थर्ड सही हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन हम किसी एक को हमें टिक करना है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे YCOM जो आएगा वो M1y1 मतलब कि 3 × y1 कितना है हमारा 1.5 है, तो 3 × 1.5 प्लस M2y2 मतलब कि 1 × उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2.5 है डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 4। तो दिस विल भी हो जाएगा 3 × 1.5 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4.5 प्लस 2.5, तो दिस विल बी 7 आ जाएगा, तो 4/7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं हमारा आ जाएगा 1 हमारा बचेगा 3 और 4 7 जा और 4 5 जा, तो 1.75 आएगा। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे ये कहा जा रहा है कि व्हेन ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ व्हाइल इट मेक्स 36 रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस। ओके, यानी अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं ओमेगा नोट मानता हूँ तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यानी ओमेगा जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा ओमेगा नोट बाय 2 हो जाएगा, और जबकि एंगल ऑफ रोटेशन जो आएगा दिस विल बी 36 रोटेशन है, तो एक रोटेशन में 2π एंगल होता है, तो 36 रोटेशन में हमारा 36 × 2π हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको θ1 मान लेते हैं और कह रहा है कि और इसको हम ओमेगा नोट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। सेकंड केस में इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको ओमेगा नोट 1 बोल देता हूँ, इसको ओमेगा 2 बोल देता हूँ, और सेकंड केस में जो हमारा है जो हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको मैं ओमेगा नोट 2 बोल देता हूँ ये हमारा आ जाएगा ओमेगा नोट बाई 2, और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगी जिसको मैं ओमेगा 2 बोल देता हूँ ये 0 हो जाएगा, और θ2 अपने को पता करना है। तो देखिए करने का तो कई सारा तरीका हो सकता है कि आप यहीं से अल्फा निकाल करके उस वाले इक्वेशन में पुट कर देते, वो भी सही हो जाता, या फिर आपको ये इक्वेशन पता होगा कि हमारा जो होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 α θ होता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली अल्फा हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर अपॉन θ इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होगा। तो यानी बेसिकली
पहले केस का अगर हम डालें तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट 1 का स्क्वायर अपॉन थीटा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट 2 का स्क्वायर अपॉन थीटा 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर हम क्या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नोट बाई 2, तो ओमेगा नोट बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा नोट स्क्वायर बाई 4 माइनस हमारा हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन थीटा 1 की जगह पर हम कितना पुट करेंगे तो 36 रिवॉल्यूशन था तो हम कहेंगे 36 इंटू हमारा हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा 2 हमारा आया था कितना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा माइनस ओमेगा नोट 2 हमारा ओमेगा नोट बाई 2 था तो मतलब ओमेगा नोट का स्क्वायर बाई हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ से थीटा 2 अपने को पता करना है। तो बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 ओमेगा नोट का स्क्वायर बाई 4 इंटू 36 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर बाई 4 इंटू थीटा 2। माइनस से माइनस को हटा दीजिए, ओमेगा नोट स्क्वायर से ओमेगा नोट को स्क्वायर हटाइए, 4 से 4 को हटा दीजिए। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि 3 थीटा 2 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 पाई, इससे इसको काट दो तो 12 या 36 यानी कि थीटा 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई है, सॉरी ये 2 पाई है, तो आप कह सकते हो 12 इंटू कितना आएगा 2 पाई, मतलब कि रोटेशन कितना होगा तो रोटेशन हमारा 12 रोटेशन होगा और ठीक है ना। तो आगे जो है वो 12 रोटेशन में बेसिकली रुक जाएगा। तो मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी से हाफ वेलोसिटी तक पहुंचने में वो 36 रोटेशन करता है, बट हाफ से 0 तक जाने में वो 12 रोटेशन ही कर पाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखिए, हालांकि मैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सोचा था एक अलग वीडियो बनाता, लेकिन चलिए खैर इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हमारा कुछ यूं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक्ट एज ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड f1। ये इस बात पे ध्यान देना है कि ये एक कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है जिसका मैग्नीट्यूड f1 है, ठीक है ना। When its back surface is silvered, ओहो, यानी लेंस और मिरर का बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यानी इसके बैक सरफेस को इसको जब हम सिल्वर कर देते हैं तो इसके फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड f1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हम लेंस और मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आता है 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये हम काम करते हैं, राइट। तो अगर हम ये काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि लेंस में 2 बार बेसिकली लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और मिरर में 1 बार होता है, तो इसलिए हम बेसिकली लेंस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मिरर वाले को 1 ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पहले तो पता करना पड़ेगा लेंस का फोकल लेंथ क्या है। इसके लिए मैं इधर वाले रेडियस को R1 बोल देता हूँ और इधर वाले रेडियस को अगर R2 बोल देता हूँ, तो अगर मैं 1/FL निकालने की कोशिश करता हूँ तो दिस विल भी हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू हो जाएगा कितना 1/R1 माइनस 1/R2, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -R2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू आ जाएगा 1/R1 प्लस हो जाएगा कितना 1/R2। तो ये 1/FL आया है। तो इस हिसाब से अगर मैं F1 अपॉन या 2 इंटू 1/FL निकालूं, क्योंकि मुझे यहाँ 2 इंटू 1/FL डालना है, तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम FM निकालते हैं तो हम कहेंगे FM जो आएगा वो R2/2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही सरफेस बेसिकली मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो हम इसका रेडियस अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो R2 बाई बेसिकली 2 हो जाएगा। तो यानी 1/FM की बात करें तो ये हमारा 2/R2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके हमारा जो 1/F1 आने वाला है ये हो जाएगा 2 इंटू 1/FL प्लस 1/FM, यानी मिरर का प्लस लेंस का। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अब देखिए 2 इंटू 1/FL ये आया है कितना हमारा, ये आया है 1/R1 प्लस आया है कितना 1/R2। 2 इंटू 1/FL हमारा इतना आया है और
प्लस मिरर का जो आया है वो हमारा कितना आया, 2/R2। तो यहाँ हम डाल देंगे 2/R2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा R1 इंटू R2 और ये हमारा आ जाएगा कितना, तो अगर हम देखें तो R1 R2, तो यहाँ हमारा हो जाएगा R2 प्लस R1 प्लस हो जाएगा 2R1। तो दैट विल बी इक्वल टू R2 प्लस 3R1 अपॉन हो जाएगा R1 इंटू R2। दिस इज आवर इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड केस में ये कह रहा है कि इस मिरर को आप पलट दो, ये लेंस को पलट दो और इस बार जो है, इस बार 1 वाले सरफेस को आप सिल्वर कर दो और 2 वाला सरफेस आप ऐसे ही छोड़ दो। तो जाहिर सी बात है, अगर इस बार हमारा 1/f1 इतना आया है तो इस बार जो f2 आएगा तो 1/f2 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा 3R2 अपॉन हो जाएगा R1 इंटू R2। दिस इज आवर इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो आप तो f1 इतना आया है, ये हमारा जो आया है ये आया है 1/f1, ठीक है ना। तो अगर मैं f1 सिर्फ लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ f1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन हो जाएगा R2 प्लस कितना 3R1। और अगर मैं f2 निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ R1 R2 अपॉन में हो जाएगा R1 प्लस 3R2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि f1 जो है वो 2f2 के बराबर है। दैट मीन्स हम ये कहने जा रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू कितना 2f2। तो f1 की जगह पर आप क्या डाल सकते हो, R1 R2 अपॉन में हो जाएगा R2 प्लस 3R1 इज इक्वल टू 2 इंटू f2 की जगह हम क्या डाल देंगे, R1 R2 अपॉन में हो जाएगा हमारा R1 प्लस 3R2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2R2 प्लस 6R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा कितना 3R2। अब हम 3R2 वाले को चाहे तो इधर कर सकते हैं, है ना, या फिर इधर से इधर लेकर के जा सकते हैं, जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहो। तो ये हो जाएगा हमारा 6R1 माइनस R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3R2 माइनस 2R2, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5R1 इज इक्वल टू बेसिकली R2 और यहाँ से R1/R2 निकालोगे तो ये आएगा 1/5, यानी हमारा आंसर 1:5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड, हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो चुका है। हम एक और क्वेश्चन नंबर 20 कर करके आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर 2 डायोड दिया हुआ है, एक सिलिकॉन का है और एक जर्मेनियम का है। सिलिकॉन का जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 0.7 है, जर्मेनियम का 0.3 है। यहाँ से सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया है। हमसे पूछ रहा है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेज क्या होगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसा बना लो, ये हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 2 डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड वाइस में ऐसा कुछ है। तो एक सिलिकॉन का एक जर्मेनियम का है, तो ये है 0.7 वोल्ट और ये है 0.3 वोल्ट। तो देखिए जैसे ही 0.3 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज आएगा वैसे ही ये जर्मेनियम वाला कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो करंट को बेसिकली एक रास्ता मिल जाएगा पास होने के लिए, करंट इस रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड बायस में ये जैसे ही कंडक्ट करना शुरू करेगा तो अब करंट को ये एक शॉर्ट पाथ मिल गया। तो अब करंट इधर से जाएगा, इधर से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हमारा जो बेसिकली पाथ बन जाएगा वो कुछ यूँ बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये ले रहा है कितना 0.3 और यहाँ से सप्लाई आपने दिया है 10 वोल्ट। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें जो इस नेटवर्क में, क्योंकि इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, जाएगा ही नहीं, तो आप कहोगे ये नेटवर्क बेसिकली जो वोल्टेज ले रहा है वो 0.3 ले रहा है, क्योंकि 0.3 से आगे इसका वोल्टेज जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और ये डायोड हमारा कंडक्ट ही नहीं करेगा कभी, ठीक है। तो अगर ये पूरा नेटवर्क 0.3 ले रहा है, सप्लाई वोल्टेज 10 है, तो इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो इसको मिल जाएगा 9.7 वोल्ट। 9.7 वोल्ट, क्योंकि टोटल 10 है, 0.3 ये ले लेगा तो इसको मिलेगा 9.7। और ये रेसिस्टेंस जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है 2 किलो ओम। तो अगर मैं करंट पता करना चाह रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ करंट हो जाएगा 9.7 अपॉन 2 किलो ओम है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1000 ओम, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, मिली एम्पियर में हमारा ऑप्शन है, खैर तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से इसको काटते हैं अगर, तो
2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 ऐसा कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻³ जिसको कि हम 4.85 मिली एम्पियर कह सकते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। थैंक यू। आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये दोनों फॉरवर्ड बाइस है, बट इसका जो है 0.3 है, तो इसी से करंट पास करेगा, इधर से कभी भी करंट पास नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। थैंक यू।